हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद कुमार आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 8 गणित विषय के जो बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है उस मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगी और जो विद्यार्थी इस साल कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो अपने आसपास अपने मित्र जितने भी सहयोगी जिनको आप जानते हो और वो इस साल अगर कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं तो उन बच्चों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाए कि इस साल का बोर्ड पेपर कैसा आएगा, कौन सी प्रश्नावली से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस मॉडल पेपर को हल करने से आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी कि कौन सी प्रश्नावली से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा। ठीक है बच्चों, और पेपर का पैटर्न कैसा होगा ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और अगर उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण क्लासेस मैं आपके लिए रोजाना लेकर आता हूं तो आपको इसकी जानकारी समय पर मिल सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि बोर्ड का जो मॉडल पेपर है वो किस प्रकार है। तो देखें, आपका जो मॉडल पेपर है वो समय आपका परीक्षा पेपर कितना होगा, 2.5 घंटे का। 2 घंटा 30 मिनट का समय होगा आपके पास। कुल अंक कितने होंगे बच्चों, आपके पास कुल अंक होंगे 50। ठीक है, यानी आपका जो पेपर होगा इस साल वो 50 नंबर का होगा और आपको समय मिलेगा 2.5 घंटे का। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखें, पहले आपके जो 11 प्रश्न हैं वो एक एक नंबर के हैं। कितने, पहले के जो 11 प्रश्न हैं वो अवश्य सद्य के रूप में होंगे और वो कितने नंबर के हैं, एक एक नंबर के 11 प्रश्न हैं। ठीक है बच्चों, देखें सबसे पहला प्रश्न, परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक कौन सा है। अब देखो बच्चों, परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या का मतलब होता है बच्चों ऐसी संख्या है जिन्हें हम p अपॉन क्यू यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि q का मान 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब गुणात्मक तत्समक क्या होता है। तो गुणात्मक तत्समक का मतलब है कि एक ऐसी संख्या जिसको अगर हम एक परिमेय संख्या के साथ गुणा कर दें तो उसके उत्तर में किसी भी प्रकार का कोई फर्क ना पड़े। ठीक है बच्चों, गुणात्मक तत्समक का मतलब क्या है, एक ऐसी संख्या जिसको अगर हम किसी से गुणा कर दें तो उसके मान में कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा, तो वो बच्चों क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन अ। दूसरा प्रश्न देखो, कोई संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है यदि। अब देखो बच्चों, आपने नियम पढ़ा होगा कि जिन संख्याओं के अंत में क्या होता है, 2, 3, 7 या 8 होता है वो संख्या कभी भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो कौन सी हो सकती है, जिनके लास्ट में 0 हो या 1 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो या 9 हो, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। तो बच्चों देखो, पहले में दिया हुआ इकाई अंक 3, तो ये देखो 3 वाली तो नहीं हो सकती, 7 वाली भी नहीं हो सकती, 2 वाली भी नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर 100, जिस संख्या का इकाई अंक 0 होगा वो संख्या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकती है। ठीक है बच्चों, चले आगे। प्रश्न संख्या 3, संख्या 16 की वर्ग संख्या क्या है। बच्चों 16 का वर्ग क्या होता है, 16 गुणा 16, यही होता है वर्ग। तो 16 गुणा 16 कितना होता है बच्चों, 256। कितना होता है, 256। आगे देखो बच्चों, संख्या 25 का वर्गमूल। बच्चों 25 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, 25 के टुकड़े करते हैं, 5 5 5 1। बच्चों 5 का कितनी बार जोड़ा बनेगा, एक बार, तो इसका आंसर कितना होगा, 25 का वर्गमूल कौन सा है बच्चों, 5, क्योंकि 5 गुणा 5 क्या होता है, 25, और वर्गमूल क्या है, वर्गमूल वर्ग की विपरीत प्रक्रिया है। आगे देखो बच्चों, 10 की घात 3 का मान क्या है, 10 की घात 3 मतलब क्या हुआ बच्चों, 10 गुणा 10 गुणा 10, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 1000। कितना हो जाएगा, 1000, तो ऑप्शन नंबर द। ठीक है बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1000। आगे देखो बच्चों, एक घन संख्या के गुणनखंड निम्नलिखित है तो इस संख्या का घनमूल है। अब बच्चों देखो, घनमूल में कितने कितने के जोड़े बनते हैं, 3 3 के। ठीक है बच्चों, हमें क्या निकालना है, इसका घनमूल, कि ये किस संख्या का घनमूल है। तो बच्चों घनमूल में कितने कितने के जोड़े बनते हैं, 3 3 के। तो देखो बच्चों, यहाँ ये 3 का जोड़ा बन गया, यहाँ से 1 2 बाहर आ गया। ये बच्चों 3 का जोड़ा बन गया, यहाँ से 1 2 बाहर आ गया। ये 3 का जोड़ा बन गया, यहाँ से 1 2 बाहर आ गया। बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि बच्चों किसका घन है, ये घनमूल है 8 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 100। आगे देखो बच्चों, किसी सौदे में लाभ होता है यदि। लाभ कब होता है, जब हम किसी चीज को बेच रहे हैं
वो बेचने की कीमत खरीदने की कीमत से ज्यादा हो तो बेचने वाले मूल्य को हम क्या कहते हैं बच्चों, विक्रय मूल्य, और खरीदने वाले मूल्य को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। तो जब बेचने वाला मूल्य खरीदने वाले मूल्य से ज्यादा होगा तो हमें लाभ होगा, है ना बच्चों। तो जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या होगा, लाभ होगा। आगे देखो बच्चों 6u बराबर 24 में u का मान कितना है। तो देखो बच्चों 6u बराबर 24, अभी देखो u के साथ 6 गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, तो u बराबर 24/6 कितना आएगा बच्चों, 6 चौक 24 यानी कि 4। ठीक है बच्चों, आगे देखो चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो बच्चों चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। और आमने सामने के बिंदु देखो ऐसे, जैसे ये चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने वाले ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, विकर्ण। इसको क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। आगे देखो बच्चों किसी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। तो बच्चों एक चतुर्भुज के अंदर 4 कोण होते हैं और चारों कोणों का कुल योग कितना होता है, 360। चतुर्भुज के जो कुल कोण होते हैं 4, उन चारों कोणों का कुल योग कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री। कितना होता है, 360। कैसे बच्चों, हमने एक सूत्र पढ़ा था, बहुभुज के अंत कोणों का योग, क्या सूत्र था, n-2 गुणा 180। तो बच्चों n का मान कितना है, भुजा कितनी है 4, 4-2 गुणा 180। बच्चों 4 में से 2 गया तो 2 गुणा 180 यानी कि 360। अब बच्चों 360 किसके बराबर है, 4 समकोण के बराबर, क्योंकि जब हम 90 गुणा 4 करेंगे तब जाके कितना आएगा, 360। तो किसके बराबर है, 4 समकोण के बराबर। आगे देखो बच्चों आलेख में मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। बच्चों जब आपने ग्राफ पढ़ा होगा तो कुछ ऐसा पढ़ा होगा, ये इसको कहते हैं मूल बिंदु, जिसको आप O से दर्शाते हो। तो बच्चों इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 और 0। तो इसका आंसर हो जाएगा ब। ठीक है बच्चों, आगे देखो संख्या 256 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। हमें 256 के क्या लिखने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों 256 के टुकड़े करो, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 256, 2 का भाग देंगे एक बार, 2 दूनी 4 2 बार, पीछे बचा 1, 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16। फिर बच्चों 2 का, 2 6 12, 2 चौक 8। फिर बच्चों 2 का कितना आ गया 32। फिर बच्चों 2 का 16, 2 का 8। फिर बच्चों 2 का 4, 2 2 2 और 1, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 कितनी बार लिखना है बच्चों, 2 लिखना है हमें 8 बार। तो 2 गुणा 2 कितने बार हुआ, 6 बार, 7 बार और 8 बार। ठीक है बच्चों, ये हो जाएंगे 256 के अभाज्य गुणनखंड। आगे बच्चों संख्या 35 का वर्ग निकालना है बच्चों। 35 का वर्ग, वर्ग क्या होता है, 35 गुणा 35। तो कर दो 35 गुणा 35, 35 गुणा 35। बच्चों 5 का 5 से गुणा हुआ 25, 2 5 दिया 15 और 2 17। फिर 35 का 3 से होता है तो 35 दूनी 70, 105 कितना होगा, 7 और 5 12, 2 1225। बच्चों 35 का वर्ग कितना होता है, 35 का वर्ग होता है 1225। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखो प्रश्न संख्या 14, 1 तथा -1 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। बच्चों में 1 और -1 को क्या बताना है, संख्या रेखा पर। तो देखो बच्चों कैसे बताओगे संख्या रेखा पर, ये संख्या रेखा है, यहाँ पर 0 होगा, 1 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा 1, ये पहला गाँव। फिर -1, तो -1 को बच्चों कहाँ होगा, ये 0 -1 होगा इस बाई तरफ, माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 1 और ये हो गया प्लस का 1। मतलब 1 कौन सी तरफ होगा, ये दाई तरफ होगा, और ये कौन सी तरफ होगा, 0 के बाई तरफ। ठीक है बच्चों, ये इसका मान हो गया। आगे देखो बच्चों 5 की घात 3 -3 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। हमें 5 की घात 3 -3 की घात 3 का मान ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों इसको मैं अलग पेज पर करके बताता हूँ। 5 की घात 3 -3 की घात 3। तो बच्चों 5 की घात 3 का मतलब क्या है, 5 गुणा 5 गुणा 5 माइनस 3 गुणा 3 गुणा 3। बच्चों 5 का 5 से गुणा हुआ 25, 25 पंजे 125 माइनस 3 तिया 9, 9 तिया 27। बच्चों 15 में से 7 गया तो 8, यहाँ पर कितना बचा 11, 11 में से 2 गया तो बच्चों 9, यानी कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 98।
कितना आ जाएगा बच्चों, 98 आ जाएगा। ठीक है, ये किसका उत्तर था, 15वें का, ये 15वें का उत्तर था 98। आगे देखो बच्चों, यदि 15 लोग किसी कार्य को 48 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को कितने लोग 30 घंटों में पूरा कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो 15 लोग कितने घंटे में कर रहे हैं, 48 घंटे में। ठीक है, तो उसी कार्य को कितने लोग 30 घंटों में। देखो बच्चों, समय कम हो रहा है, समय कम हो रहा है, पहले 48 घंटे था, अब 30 घंटे था, अब 30 घंटे हो गया, यानी लोगों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखो बच्चों, यानी कैसा अनुपात है यहाँ पर, प्रत्यक्ष अनुपात नहीं है, अप्रत्यक्ष अनुपात है, यानी प्रतिलोम अनुपात है। तो बच्चों देखो, पहले लोगों की संख्या कितनी थी, 15, समय कितना था, यहाँ पर लिख लेता हूँ, व्यक्ति पहले 15 थे, समय समय कितना लग रहा था, 48 घंटे। अब व्यक्ति कितने हैं, अब व्यक्ति है 30, सॉरी व्यक्ति में ज्ञात करने हैं, समय कितना है 30 घंटे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो ये कैसा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात, क्योंकि जब लोगों की संख्या बढ़ेगी तो काम करने का समय क्या होगा बच्चों, कम होगा। लेकिन यहाँ पर समय कम हुआ है, मतलब लोगों की संख्या बढ़ी होगी, सीधी बात है, तभी तो कम जो काम है अब पहले की तुलना में कम समय में हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर कैसा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात। तो प्रतिलोम अनुपात है तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, तो 15 गुणा 48 बराबर 30 गुणा x। ठीक है बच्चों, तो देखो ये 30 अभी गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में, तो बच्चों x का मान कितना आएगा, 15 गुणा 48 बटे में 30, तो 15 दूनी 30, 48 कटा 24, यानी कि अब बच्चों जो लोगों की संख्या है वो लोगों की संख्या कितनी होगी, 24 लोग मिलके 30 दिन में इस कार्य को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि व्यक्तियों की संख्या बराबर 24, व्यक्तियों की संख्या बराबर 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो, एक्स वाई, वाई जेड तथा जेड एक्स का गुणा कीजिए, इसका हमें बच्चों गुणा करना है। तो ये तो बिल्कुल सरल प्रश्न है आपके लिए। तो देखो कैसे गुणा करते हैं, एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स। फिर बच्चों आपने नियम पढ़ा होगा घातांक में कि जब हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं और उनकी आधार बराबर हो और घातें अलग अलग हो, तो ऐसी स्थिति में घातें क्या होती है बच्चों, जुड़ती है। तो देखो यहाँ पर x की घात 1 और x की घात 1 गुणा हो रहा है, घातें जुड़ेगी, यानी x की घात 2, y की घात 1 और 1 गुणा हो रहा है, घातें जुड़ेगी, 1 और 1 2, z की घात 1 और 1 गुणा हो रहा है, घातें जुड़ेगी, z की घात 2। ये इसका आंसर आ जाएगा x2 y2 z2। आगे देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 18, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x y का मान निकालिए। तो बच्चों देखो ये कोण 100 डिग्री है, तो ये कोण भी कितना होगा, 100 डिग्री, है ना बच्चों, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, हमें निकालना है y। तो बच्चों 100 और y क्या है, रेखिक युग्म है, 100 प्लस y बराबर 180 डिग्री। कारण क्या है बच्चों, रेखिक युग्म। ठीक है, क्या कारण है, रेखिक युग्म। अब देखो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, ये प्लस का 100 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का, तो y का मान कितना आ गया, 80 डिग्री। तो बच्चों अगर y का मान 80 डिग्री है तो x का मान भी कितना होगा, 80 डिग्री। कारण क्या है, सम्मुख कोण, क्योंकि हमने पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे कोण y बराबर कोण x बराबर 80 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 18। आगे देखो, किसी भी चाप का एक समलंब चतुर्भुज का चित्र बनाइए। हमें क्या बनाना है, एक समलंब चतुर्भुज। अब बच्चों समलंब चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म कैसा होता है, समांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। देखो बच्चों ऐसा बना लेते हैं चित्र, जैसे ठीक है, इसको मैं मिला देता हूँ फिर से यहाँ पर, और यहाँ पर इसको मिला देते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर एक लंब की रचना कर देते हैं। ये ऐसा कुछ चित्र बनेगा समलंब चतुर्भुज का बच्चों।
ठीक है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाओं का एक युग्म कैसा होता है, सारी भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो देखो बच्चों इसमें ये सीधी रेखा है, ठीक है, ए बी सी, ये बिंदु सी है और ये डी है। तो देखो आमने सामने की भुजा इसमें क्या है, ए बी समांतर डी सी, कोई भुजाओं का एक जोड़ा कैसा है, एक जोड़ा समांतर है। तो ऐसे चतुर्भुज को बच्चों हम क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो ये आपका प्रश्न संख्या 19 हो गया। आगे देखो बच्चों प्रश्न संख्या 20, हमें इसका क्या करना है, इसका योग करना है। क्या करना है बच्चों, योग। तो देखो क्या है, 2x² प्लस 9x माइनस 10। बच्चों मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2x² माइनस 9x प्लस का 9x है माइनस का 10। दूसरा समीकरण क्या है बच्चों, 5x² माइनस 5x प्लस का 5, 5x² माइनस का 5x प्लस का 5। तो बच्चों आपने जब जोड़ सीखी होगी तो पढ़ा होगा कि बीजीय व्यंजकों में समान पद को समान पद के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर ये 2x² है, यहाँ पर ये 5x² है, तो इनको साथ में लिख लेते हैं 2x² प्लस 5x²। फिर ये 9x है, ये x वाला पद है, तो प्लस का 9x माइनस का 5x, फिर बच्चों माइनस का 10 और ये प्लस का 5। यानी कि समान पदों को हमेशा जोड़ा जाता है, असमान पदों का ऐसा कैसा लिखा जाता है। और बच्चों समान पद किसे कहते हैं, तो जिसमें चर पद और उनकी घात, ठीक है, अगर दो पदों में चर पद और उनकी घात समान है तो ऐसे पदों को बच्चों हम समान पद कहते हैं। तो देखो यहाँ पर भी x² वाला पद है, यहाँ पर भी x² वाला है, तो ये दोनों कैसे हैं, समान पद। फिर ये इधर x वाला पद है, ये x वाला पद है, ये दोनों समान पद है। फिर ये अचर पद है, ये भी अचर पद है। ठीक है बच्चों, अब देखो 5 और 2 कितना होता है, 7x²। फिर बच्चों 9 में से 5 गया तो 4x। फिर बच्चों माइनस 10 प्लस का 5 यानी कि 5 माइनस 10। तो बच्चों 5 में से 10 तो नहीं जाते, 10 में से 5 गए तो 5, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 5, तो माइनस का 5, ये आपका आ गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, आगे देखो प्रश्न संख्या 21, संख्या 18 का घन ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें क्या करना है, 18 का घन ज्ञात करना है। तो देखो 18 का घन का मतलब क्या है बच्चों, 18 गुणा 18 गुणा 18, 18 का घन मतलब 18 की घात 3, 18 गुणा 18 गुणा 18। बच्चों 18 गुणा 18 कितना होता है, 324, 324 गुणा 18 करना है बच्चों, कर लो इधर गुणा, 324 गुणा 18, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25 गुणा 1 से गुणा करना है तो 4 2 3 बच्चों 9 सॉरी 2 9 और 4 13 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8 और 3 और 2 5, यानी कि बच्चों 5832। ये किसका घन हो जाएगा, 18 का घन हो जाएगा। आगे देखो बच्चों 4000 का एक वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ठीक है बच्चों, 4000 का एक वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवर्ती ब्याज निकालना है बच्चों। तो बच्चों देखो मिश्र धन बराबर क्या होता है सूत्र, चक्रवर्ती मिश्र धन बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, मूलधन फिर गुणा 1 प्लस दर बटे में 100 की घात समय, ये सूत्र होता है बच्चों। तो देखो मूलधन कितना दिया हुआ है बच्चों, हमारे पास 4000, 1 प्लस दर कितनी दी हुई है बच्चों, रेट 5 बटे में 100, समय कितने दिया हुआ है 1 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो 4000 इसको हल करेंगे, यहाँ पर कोई नहीं मतलब 1 है तो 100 का इधर लसप के रूप में गुणा हो जाएगा, तो 100 प्लस 5 बटे में 100 की घात 1, 1 का तो कोई मतलब है नहीं बच्चों, तो कितना हो जाएगा 4000 गुणा 105 बटे में 100। बच्चों जब 105 और 100 को 5 से काटेंगे 4000 गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 21 बार, ये 5 से कट जाएगा 20 बार। बच्चों 0 से 0, 2 से कट दिया 2 बार, पीछे 2 0, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 21 दूनी 42, यानी कि 4200। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया मिश्र धन। तो बच्चों अब ब्याज निकालना है, तो ब्याज कैसे निकालेंगे बच्चों, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो बच्चों मिश्र धन कितना आया 4200 माइनस मूलधन कितना है बच्चों 4000 था,
तो ब्याज कितना आया बच्चों, 200 रुपये। ये आपका आ गया चक्रवर्ती ब्याज, जिसको कहते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपका आ गया इसका आंसर 200 रुपये। आगे देखो बच्चों 23वां प्रश्न, बीजीय व्यंजक को सरल कीजिए और P1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, बीजीय व्यंजक को हल करना है। तो बच्चों मैं इधर ही कर लेता हूं। देखो P का अंदर गुणा होगा, तो P का जब 6P के साथ गुणा होगा तो 6P² माइनस 7 का P के साथ होगा 7P प्लस का 5। तो ये इसका हल हो गया सरल रूप। अब क्या रखना है, P बराबर 1 रखना है बच्चों। तो देखो P की जगह 1 रखो, तो 6 P की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 7 P की जगह 1 प्लस का 5। तो बच्चों 6 एकम 6 माइनस 7 एकम 7 प्लस का 5। तो बच्चों देखो 6 और 5 12, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 6 और 5 को जोड़ा 12, 12 माइनस 7 बच्चों कितना आ जाएगा 5। आपके पास उत्तर आ गया इसका 5। ठीक है बच्चों, यानी क्या किया हमने, P का अंदर गुणा किया, तो 6 एकम 6, P की घात 1 और 1, P की घात कितनी हुई 2, फिर माइनस 7 का P के साथ गुणा हुआ 7P प्लस का 5, फिर P की जगह 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है बच्चों, तो 6 एकम 6 माइनस 7 एकम 7 प्लस 5। तो बच्चों 6 माइनस 7 प्लस का 5, 6 और 5 को जोड़ा 12, 12 में से 7 को घटा दिया, उत्तर आ गया 5। अब देखो हमें गुणनफल ज्ञात करना है बच्चों, x प्लस 7 y माइनस 5, x प्लस 7 y माइनस 5। मैं इधर कर लेता हूं बच्चों, इसका गुणा करना है x प्लस 7 गुणा y माइनस 5। तो बच्चों एक बार इस x का गुणा पूरे के साथ, तो x गुणा y माइनस 5, फिर प्लस का 7, इस 7 का इस पूरे के साथ गुणा, तो y माइनस 5। बच्चों x का y के साथ होगा xy, x का 5 के साथ होगा माइनस 5x, 7 का y के साथ होगा 7y, और 7 पंजे 35। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इसका उत्तर आ जाएगा। आगे देखो प्रश्न संख्या 24, 3y का स्क्वायर प्लस 9y प्लस 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें इसके क्या करने हैं, हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। ठीक है बच्चों, देखो तो 3y का स्क्वायर प्लस 9y प्लस 6, इधर लिख लेता हूं बच्चों, 3y का स्क्वायर प्लस 9y प्लस का 6, यही है बच्चों 3y का स्क्वायर 9y प्लस 6। देखो बच्चों अब कैसे हल करना है इसको। तो सबसे पहले हम इसकी तुलना किससे करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो बच्चों a का मान कितना आया, a का मान देखो 3, b का मान 9 और c का मान बच्चों 6। फिर बच्चों हम क्या करते हैं, a और c का गुणा करते हैं, a गुणा c मतलब 3 गुणा 6, कितना आ गया बच्चों 18। कितना आ गया 18। अब हम किसके टुकड़े करते हैं, इस मध्य पद के टुकड़े करते हैं, कि 9 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि बच्चों जिनको जोड़ने या घटाने पर तो 9 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए 18। तो बच्चों वो टुकड़े क्या है 6 और 3, 6 और 3 को जोड़ते हैं तब तो बच्चों 9 आ जाता है, और गुणा करते हैं तब कितना आता है 18। तो इसको हल कर लेंगे, यानी 9 की जगह कितना रखेंगे 3y का स्क्वायर प्लस 9 की जगह रखेंगे 3 प्लस 6, फिर पीछे y का y प्लस का 6, फिर 3y का स्क्वायर प्लस, देखो y का गुणा एक बार 3 के साथ एक बार 6 के साथ प्लस का 6, फिर देखो बच्चों 3y इधर भी है 3y इधर भी है, 3y ले लिया कॉमन, यहाँ पर क्या बचा y प्लस का 1, फिर बच्चों देखो 6 इधर भी है 6 इधर भी है, तो y प्लस 1 बच गया। फिर बच्चों देखो y प्लस 1 इधर भी है y प्लस 1 इधर है, ये ले लिया कॉमन, बचा क्या बच्चों 3y प्लस का 6, ये प्लस का 6, ये आपका आ गया उत्तर, इसके गुणनखंड आ गए। ठीक है बच्चों, आगे देखो प्रश्न संख्या 26, हमें किसके टुकड़े करने हैं, इसके गुणनखंड करने हैं, 18a स्क्वायर बी प्लस 30ab स्क्वायर। तो बच्चों मैं इधर ही इसको हल कर लेता हूँ। तो देखो 18 को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं 6 गुणा 3, 18 को लिख सकते हैं 6 गुणा 3 गुणा a स्क्वायर गुणा b प्लस 30 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 6 गुणा 5 गुणा a गुणा b स्क्वायर। अब देखो बच्चों 6 इधर भी है 6 इधर भी है, एक तो 6 बाहर आ जाएगा,
ए की घात 2 इधर है, ए की घात 1 है, तो ए की घात 1 बाहर आ जाएगी इधर। फिर बी की घात 1 है, यहाँ पर बी की घात 2 है, तो बी की घात 1 बाहर आ गया इधर। अब बचा क्या देखो, यहाँ पर 6 बाहर आ गया, बचा क्या 3। फिर ये 2 बार था, 1 बार तो बाहर आ गया, 1 बार बच गया, बी पूरा बाहर आ गया, प्लस 6 बाहर आ गया, क्या बचा बच्चों 5, ए पूरा बाहर आ गया, बी 2 बार था, 1 बार बाहर ले लिया, 1 बार बचा, तो ये आपका आ गया इसका उत्तर। ठीक है बच्चों। फिर देखो बच्चों प्रश्न संख्या 27, आलेख में प्रदर्शित बिंदु ए बी सी के निर्देशांक लिखिए कि ए बी सी के निर्देशांक क्या है बच्चों। तो देखो सी के निर्देशांक कितना है बच्चों, एक्स पे कितना है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। निर्देशांक कैसे लगते हैं, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई। तो बच्चों एक्स पे कितना मान है देखो 6, सी का मान कितना है 6, वाई पे कितना है 1, तो बच्चों सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, सी के निर्देशांक हो जाएंगे 6 और 1। ठीक है। फिर बच्चों देखो ए के एक्स पर कितना है 2, वाई पे कितना है 2, तो ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों 2 और 2। फिर बच्चों बी के देखो एक्स पे कितना है, देखो ये वाली लाइन 4, सी पे और वाई पे कितना है 3, तो बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों एक्स पे 4, वाई पे 3, ये आ गया उत्तर। सी का देखो एक्स पे 6, वाई पे 1, ये सी का। ए का देखो एक्स पे 2, वाई पे भी 2। फिर बच्चों बी का एक्स पे 4, वाई पे 3। ठीक है, तो ये इसके निर्देशांक हो गए बच्चों। आगे देखो बच्चों, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए आलेख बनाइए। हमें क्या बनाना है, एक आलेख बनाना है। ठीक है बच्चों, तो देखो हम एक आलेख बनाते हैं, एक तरफ है पेन की संख्या और एक तरफ है मूल्य। तो यहां पर मैं बना लेता हूं, कौन सा प्रश्न है ये 28 का। तो बच्चों आपको क्या बनाना है, एक आलेख बनाना है। तो ये एक सीधी रेखा बना दी। ठीक है, अब देखो एक भाग में हम लिख लेते हैं क्या है, मूल्य है, एक भाग में पेन की संख्या है। तो पेन की संख्या इधर लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं पेन की संख्या। यहां पर क्या लिख लेते हैं, पेन का मूल्य। फिर बच्चों पेन की संख्या कितनी है देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो 1 2 3 4 और 5। फिर बच्चों पेन की संख्या 1, मूल्य कितना है 5, तो यहाँ पर बना लेते हैं कीमत, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20, यहाँ पे 25। तो बच्चों देखो एक वाले की कीमत कितनी है 5, तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा ऐसे 5 के तक, ये ऐसे बन जाएगा 1 का। फिर बच्चों देखो 2 की कितनी है 10, तो 2 का बन जाएगा 10 तक, यहाँ पर ये बन जाएगा 2 का। फिर बच्चों 3 की कितनी है 15, तो ये 3 की बन जाएगी 15 इधर। ठीक है, ये 3 इधर है, ये 3 इधर लिख लेना, ये इधर 3 है। फिर बच्चों 4 की कितनी है 20, तो 4 पे यहाँ पर 20 के बराबर 4, ये 4 का बन गया 20 के बराबर। ठीक है, फिर बच्चों 5 का कितना है 25, तो यहाँ पर 5 की सीध देख लो, ये 5 की सीध है, यहाँ पर कितना बन जाएगा 25। जैसे आप स्केल से बनाओगे तो ये सही बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह बनाना ये ग्राफ, ये एक्स अक्ष है ये वाई अक्ष है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बन गया 28वां प्रश्न। फिर देखो 29वां प्रश्न, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य कितना है बच्चों 1600, यदि उसे 1200 रुपये में बेचा जाता है तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखो अंकित मूल्य 1600 है, कौन सा प्रश्न है 29, अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, एमआरपी कितना दिया हुआ बच्चों 1600। फिर विक्रय मूल्य यानी कि बेचा कितने में जा रहा है बच्चों, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बेचा जा रहा है 1200 में। तो बच्चों यहाँ पर बट्टा या हानि कितनी हुई, बट्टा कितना हुआ देखो, छूट कितनी दी 1600 की चीज थी 1200 में बेच रहा है, तो 1600 माइनस 1200, तो बट्टा कितना आ गया बच्चों 400 रुपये, कितना आ गया 400 रुपये। अब हमें क्या निकालना है, बट्टा प्रतिशत। बच्चों क्या निकालना है, बट्टा प्रतिशत निकालना है हमें। तो देखो बट्टा प्रतिशत क्या होगा, बट्टा कितना आया 400,
कितने पर? 1600 पर गुणा 100। भाई छूट कितनी दी है? 400 की छूट दी है, बट्टा कितने पर दी है? 1600 पर गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से कट गया 16, 4 बार, ठीक है। तो फिर बचा क्या? ऊपर ऊपर बचा, देखो यहाँ पर बचा 100, यहाँ पर बचा 4, ठीक है। 1 गुणा 0 डबल 0, ये 100 बचा, ठीक है। तो 100 में 4 का भाग देंगे बच्चों, कितना आएगा? 25%। कितना आएगा? 25%, ठीक है बच्चों। जब 100 का 1600 में तो कितना आ गया? देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से 16 कट जाएगा 4 बार, ऊपर बचा 100, 100 में 4 का भाग देंगे तो बट्टा प्रतिशत कितना आ जाएगा बच्चों? 25%, ठीक है। ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 29 बच्चों। आगे देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 30 क्या दिया हुआ है? टी फिर बट्टा 3 माइनस 5 बट्टा 3। देखो बच्चों यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्न संख्या 30 का पहला, टी बट्टा 3, ये माइनस 5 बट्टा 3, माइनस 5 बट्टा 3 बराबर, यहाँ पर दिया हुआ है टी बट्टे में 5, टी बट्टे में 5 माइनस 3 बट्टे में 5। हमें बताना है कि ये दोनों भाग बराबर है अथवा नहीं है, ठीक है बच्चों, या फिर इसको सरल करना है। तो देखो यहाँ पर दोनों जगह 3 3 है, यहाँ पर 5 5 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दोनों का हर क्या बराबर है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? टी माइनस 5 बट्टे में 3, क्योंकि हर बराबर है तो सिंपली अंश को साधारणतः जोड़ा या घटा जाता है, जैसा उनके बीच चिन्ह होता है। तो देखो 3 3 ये आ गया 3 लसप 8 टी माइनस 5 बराबर, ये 5 हर बराबर है, ये आ गया 5 लसप टी माइनस 3, ठीक है बच्चों। अब देखो ये 5 अभी भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में, ये अभी भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में, तो बच्चों क्या हो जाएगा? 5 गुणा टी माइनस 5, ये 3 का 3 गुणा टी माइनस 3, ठीक है बच्चों। अब देखो 5 का गुणा टी से 5 टी माइनस 5 का गुणा 5 से 25, 3 का गुणा टी से 3 टी, 3 का गुणा 3 से 9, ठीक है बच्चों। देखो ये 3 टी है, इसको ला लेते हैं इधर, इधर प्लस का है बराबर के, उधर आएगा तो माइनस का, तो 5 टी माइनस 3 टी। ये देखो बच्चों माइनस का 25 है बराबर के, इधर आएगा तो प्लस का 25, तो 25 प्लस का माइनस 9। देखो 5 में से 3 गया तो 2 टी, 25 में से 9 गया, कितना बचा बच्चों? 16। ये 2 के साथ अभी गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में, तो टी बराबर 16 बटे में 2, टी बराबर कितना आ गया बच्चों? 8 आपका हो गया उत्तर, ठीक है बच्चों। चलिए ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखो, शंभू और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, ठीक है, शंभू और उसकी बहन। तो देखो बच्चों, तो हम मान लेते हैं, माना शंभू की वर्तमान आयु 5x, माना शंभू की वर्तमान आयु बराबर 5x, फिर उसकी बहन की वर्तमान आयु 7x, उसकी बहन की वर्तमान आयु बराबर 7x। फिर आगे क्या दिया हुआ है बच्चों कि अब से 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो प्रश्नानुसार, तो बच्चों देखो अभी उम्र कितनी है? 5x और 7x, 4 साल बाद तो 4 साल और जुड़ जाएगा, तो देखो शंभू की उम्र कितनी हो जाएगी? 5x प्लस 4, 4 वर्षों के बाद। उसकी बहन की कितनी हो जाएगी? 7x प्लस 4। बच्चों अनुपात कितना हो रहा है? 3:4, ठीक है। अब वज्र गुण कर लेते हैं, इसका इधर गुणा, इसका गुणा इधर, तो बच्चों 4 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, 4 गुणा 5x प्लस 4 बराबर 3 का गुणा इधर, 3 गुणा 7x प्लस का 4, ठीक है बच्चों। देखो 4 का गुणा 5 से होगा 20, x का x, 4 का गुणा 4 से 16, 3 का गुणा 7 से 21x, 3 का गुणा 4 से तो 12। फिर बच्चों देखो ये प्लस का 12 इधर लाएंगे तो माइनस का, तो 16 माइनस 12, ये 20x प्लस का इधर आएंगे तो माइनस का, 21x माइनस 20x, 16 में से 12 गया तो 4, 21 में से 20 गया तो 1x, x बराबर कितना आया? 4। तो शंभू की वर्तमान आयु, शंभू की
वर्तमान आयु बच्चों कितनी थी 5x, मतलब 5 गुणा 4 मतलब 20 वर्ष। बहन की वर्तमान आयु, बहन की वर्तमान आयु कितनी थी बच्चों 7x, तो 7 गुणा 4 बच्चों 28 वर्ष हो जाएगी उसकी बहन की आयु। ठीक है, चलिए ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखो बच्चों 31वां, एक घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, इस डिब्बे की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखो 31वां प्रश्न बच्चों, घन का क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों घन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, घन का क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। क्या होता है बच्चों 6a स्क्वायर। ठीक है, और हमें क्या निकालनी है लंबाई यानी ए निकालना है। तो बच्चों क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 6a का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 600। ठीक है, ये 6 अभी गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो ए स्क्वायर बराबर 600 भाग 6 कितनी बार जाएगा भाग 100 बार। 6 से 6 कट गया एक बार, पीछे आ गया 2 जीरो। फिर देखो बच्चों यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ से वर्ग घटाएंगे उधर क्या लगेगा घनमूल, सॉरी वर्गमूल, ये आ गया वर्गमूल। और 100 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 10। तो यानी कि ए यानी कि जो भुजा है या लंबाई है, भुजा की लंबाई वो कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, क्योंकि बच्चों 100 क्या होता है 10 गुणा 10, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 10। तो आपके पास भुजा का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखो बच्चों, एक बेलनाकार पाइप जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तथा व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 पाई r प्लस h। ठीक है, तो 2 पाई की जगह 22/7 r त्रिज्या। देखो व्यास बच्चों क्या होता है 2r 14, तो r बराबर कितना हो जाएगा 14/2 बराबर 7, तो त्रिज्या कितनी है 7। फिर r की जगह 7, ऊंचाई कितनी है 15, ये लिख दिया 15। देखो बच्चों 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 2 44 गुणा 15 गुणा 15 प्लस 7 22। बच्चों 44 गुणा 22 करना है, 44 गुणा 22। देखो 44 का 2 से गुणा होगा 88, 44 का 2 से हुआ 88, 8 16 और 9 कितना हो गया बच्चों 968 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसका क्या आ गया, ये इसका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, क्योंकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों 2 पाई r प्लस h। तो यहाँ पर ऊंचाई दी है 15, ये रख दी हमने 15, व्यास दिया हुआ था 14, त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7, तो r की जगह रखा 7। फिर इसको हल किया तो हमारे पास कितना आ गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों आपके 31 प्रश्न थे, ये आपका जो मॉडल पेपर था ये यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कौन से चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से आपको फिर से बता देता हूं कि देखो 5 नंबर के आपके पास 2 प्रश्न आएंगे। कितने 5 नंबर के आपके पास 2 प्रश्न आएंगे। मैं इधर लिखते चल रहा हूं साइड में ताकि आपको समझ में आ सके। देखो बच्चों 2 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के। ठीक है बच्चों, फिर कितने प्रश्न आएंगे, फिर ये देखो प्रश्न ये कितने नंबर के हैं, ये बच्चों हैं प्रश्न आपके पास 3 नंबर के। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रश्न है बच्चों 3 नंबर के। कितने 3 नंबर के हैं, 8 प्रश्न है 3 नंबर के। ठीक है, फिर बच्चों देखो 2 नंबर के कितने हैं, फिर 2 नंबर के जो आपके प्रश्न हैं वो प्रश्न है 12 से लेके 21 तक, यानी कि बच्चों 9 और 10 प्रश्न, 10 प्रश्न होंगे आपके 2 अंकों के। ठीक है, फिर बच्चों और 1 से लेके 11 तक जो 11 प्रश्न हैं वो कितने होंगे बच्चों 11 प्रश्न होंगे 1 नंबर के। ठीक है, 11 प्रश्न 1 नंबर के। तो ये आपका पेपर हो गया। 5 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, 3 नंबर के 8 प्रश्न आएंगे, फिर 2 नंबर के 10 प्रश्न, ठीक है, और 1 नंबर के 11 प्रश्न। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको सभी प्रश्न नहीं करने, अथवा में करने हैं। देखो पहले 11 प्रश्न आपको सभी करने हैं, फिर देखो फिर यहाँ पर कितने प्रश्न करने हैं 10 में से केवल 7 प्रश्न करने हैं। कितने करने हैं 7, यानी अथवा में आएंगे, उसमें से केवल आपको 10 में से 7 करने हैं। फिर देखो बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न है 22 से 29, इसमें कितने करने हैं बच्चों, इसमें आपको 6 में से कितने करने हैं 5 करने हैं। कितने करने हैं बच्चों 5 करने हैं।
ठीक है, 7 में से 5 करने हैं। फिर देखो बच्चों, ये जो है इनमें आपको अथवा में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पूरा बोर्ड पैटर्न रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो मित्रों, बस आपसे एक छोटी सी विनती रहती है कि चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन होता है उसे जरूर दबाएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।